नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको मनी लॉन्ड्रिंग और उससे जुड़े कानून की जानकारी देंगे, साथ ही इस मसले से जुड़े आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। अवैध रूप से की गई कमाई को वैध बनाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अवैध रूप से की गई कमाई का कोई भी लेखा जोखा सरकार के पास नहीं होता है और जिससे भारत को आर्थिक रूप से बहुत अधिक हानि का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार इस पर रोक लगाने के लिए कई नियम जारी कर चुकी है। पीएमएलए अधिनियम का फुल फॉर्म प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग होता है। इसे धन शोधन की रोकथाम भी कहते हैं, यानी कि काले धन को वैध बनाने वालों के लिए कानून। इस अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों पर कानूनी शिकंजा कसा जा सके। 1990 के दशक में मनी लॉन्ड्रिंग को हवाला लेन देन के रूप में भी जाना जाने लगा। कुल मिलाकर मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका है। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धन ऐसे कामों या निवेश में लगाया जाता है कि जांच करने वाली एजेंसियां भी धन के मुख्य सोर्स का पता नहीं लगा पाती। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। मनी लॉन्ड्रिंग और उससे जुड़े कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। अगर आपका मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे अधिवक्ता ऋषिपाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी हुई कोई भी कानूनी जानकारी आपको चाहिए तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है? देखिए जरा, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया, मनी लॉन्ड्रिंग अपने आप में जो काला धन है, जो कि अवैध तरीके से जो पैसा कमाया जाता है, उस अवैध तरीके को सफेद करना, यानी उसको दोबारा से जिस व्यक्ति ने अवैध धन को कमाया है, दिया है, उस सिस्टम से वापस लेता है और उसको प्रॉपर तरीके से वाइट करके पैसा लेता है, एक तरह से धोखे पैसा वापस लेता है, लॉन्ड्रिंग करके लेता है। तो ये जो पैसा है जिसका स्रोत जो अपने आप में नेगेटिव था, जो स्रोत जो गैर कानूनी था, गैर कानूनी जो कैश का जो इनकम थी, उस कैश की इनकम को सिस्टम के अंदर डालना, जैसे मशीन में डाला जाता है और धुल के फिर वो वापस आती है उसी के पास, यानी एक इस तरह से वापस आती है जैसे मान लीजिए कि वो पहले से वो जो धन है, वो धन बिल्कुल पूरी तरीके से गैर कानूनी बातें खत्म हो जाती हैं और पूरी तरीके से वो जो कानूनी धन हो जाता है। अब वो उस धन का कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये अपने आप में, जैसे अभी आपने इंट्रोडक्शन में दे रहे थे, ये अपना बहुत गंभीर विषय है। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग से जो पैसा कमाया जाता है, जिन स्रोतों से पैसा आता है, वो अपने आप में इस समय जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, बहुत ही ऐसे क्षेत्रों से पैसा आ रहा है जिसमें आतंकवाद भी है और क्या नाम बड़े बड़े अपराधी जुड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की जो धाराएं हैं, कानून है, उसको सरकार ने बहुत सख्त कर दिया। जी बिल्कुल। वहीं पीएमएलए क्यों लाया गया है, इस बारे में भी जानना चाहेंगे। जैसे मैं आपको बताता जा रहा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत समय से इस कानून को लाए जाने की आवश्यकता आ रही थी, क्योंकि हर सरकार जो देख रही थी किस तरह से सबसे इम्पोर्टेंट तो आतंकवाद है, आतंकवाद का बढ़ना है, स्मगलिंग्स है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं और जो माफिया है, ये जो सब लोग कार्य कर रहे हैं, तो इनकी जो एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। ये जो जितनी भी इनकम करते हैं वो सारी की सारी इनकम जो करते हैं कैश में करते हैं। अब जब ये कैश में इनकी लोगों की इनकम होती है, तो अब उस इनकम को ये इस्तेमाल कैसे करें? तो इस्तेमाल करने के लिए इन लोगों ने कई तरीके अपना रखे हैं। जैसे इसी धन को वो या तो ऐसी प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं जो प्रॉपर्टी कम दिखाने में कम वैल्यू होती है, लेकिन मनी मार्केट में उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, या ऐसी शेल कंपनी बना लेते हैं। जैसे अभी आप ऐश्वर्या राय बच्चन के ऊपर जो पूछताछ चल रही है, ऐसी शेल कंपनी बना लेते हैं जिसमें कोई काम नहीं होता, लेकिन उसके अकाउंट इस तरह से मैनेज हो जाते हैं कि उसके अंदर बहुत काम हो रहा है, बहुत इनकम आ रही है। तो वो जो ब्लैक का पैसा होता है, वही पैसा उस कंपनी में करके वो व्हाइट में हो जाता है। ऐसे ही जो अपराधी पैसा बाहर भेजते हैं, वो उनके पास ही दोबारा से वहां से बाहर से वापस आ जाता है कि भाई उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उसकी रिटर्न वापस आ जाती है। तो ये जो सारा ब्लैक मनी है,
इस सारे ब्लैक मनी को रोकने का जो बहुत दिन से जो कार्रवाई चल रही थी, उसके चलते ये मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है ये लाया गया, जिससे कि ना केवल अपराधी को सजा मिले, बल्कि वो संपत्ति जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से उन लोगों ने बनाई है वो जब्त हो सके, वो अकाउंट जब्त हो सके, और ये पूरी जो पैरेलल अर्थव्यवस्था है इस पर रोक लगाई जा सके। जी बिल्कुल, और जाहिर तौर पर इस एक्ट के जरिए जो भी धांधली और घोटाले किए जाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, उसका खुलासा हो सके और लोगों को सजा दी जाए। किन किन तरीकों से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, वह 5 तरीके क्या होते हैं ऋषिपाल जी? मनी लॉन्ड्रिंग के जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, तो तरीके कई कई तरीके हो गए हैं। जैसे मान लीजिए मनी लॉन्ड्रिंग में जो किसी अपराधी ने, कोई माफिया है, किसी माफिया ने एक्सटॉर्शन करके कैश कमाया अपने पास, वो उस कैश को वो क्या करते हैं कि बैंक के अंदर वो डिपॉजिट कराते हैं, और उसके साथ साथ जो फेक इनवाइसेस है, फेक बिल हैं, वो उनकी लेयरिंग कराते हैं। पहले तो वो जो पैसा होता है, या वो पैसा यहाँ से स्मगल होकर वो सारा का सारा कैश जो है हवाला के जरिए कहीं दूसरे देश चला जाता है। वहां से उसकी लेयरिंग होती है, उसको ठीक करने के लिए फेक अकाउंट बनाए जाते हैं, फेक बिल्स बनाए जाते हैं, फेक कंपनी बनाई जाती है। उसको बनाने के बाद उस पैसे को दिखाया जाता है कि पैसा जो है उन अकाउंटों से धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके उन कंपनियों में, उन अकाउंटों में आया है। उसके बाद उन पे जो प्रॉपर टैक्स कटने के बाद वो फिर जो है दोबारा से जिस व्यक्ति का जो पैसा होता है दोबारा से उस पैसे आता है। तो ये जो कई तरीके हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के, और लगातार जैसे अपराधी अपराध करते जा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के जो तरीके हैं पहले से और बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। विशेष तौर पर जो रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट में मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश आप देखते हैं कि जो रियल एस्टेट में जो प्रॉपर्टी की कीमत होती है, जो जिसके ऊपर हम कहते हैं लिखत कराते हैं, जिसके ऊपर सेल डीड होती है, उसकी सेल डीड की वैल्यू कुछ और होती है और मार्केट वैल्यू कुछ और होती है। अगर मान लीजिए सेल डीड वैल्यू उसकी 50 लाख है तो मार्केट वैल्यू उसकी 5 करोड़ होगी। तो 4.5 करोड़ रुपए जो है वो सारा का सारा हवाला के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग में वो एडजस्ट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके, शेल कंपनी बनाना, कि ऐसी कंपनी बनाना जिनको ऐसे कंपनी बना दी, उनके अंदर कुछ एम्प्लॉय कर दिए, उनकी सैलरी जा रही है। तो इस तरीके से जो है ये पैसा जो ब्लैक मनी होती है वो खप जाती है, और व्हाइट मनी होती है दोबारा से, जिसमें ये जो एक अपराधी ऊपर दोबारा से पैसा वापस आ जाता है। जी ऋषिपाल जी, जब इस तरीके की जो शेल कंपनीज बनाई जाती हैं फर्जी तरीके से ब्लैक मनी को छुपाने के लिए, तो जिस वक्त पर ये बन रही होती हैं नियमों को भी ताक पर रखा जाता होगा जाहिर तौर पर, तो उस वक्त पर ही कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर ली जाती, जो तमाम लोग इस तरह के काम करते हैं उन्हें पहले ही पकड़ा जा सके? हमारे यहाँ पर कंपनी बनाने का जो प्रक्रिया है, वो जो कंपनी रजिस्ट्रार, केवल कंपनी जब बनती है उसका काम ये होता है कि कंपनी रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन आती है, वो ये देखते हैं कंपनी रजिस्टर होने के लिए क्या क्या कार्रवाई, क्या क्या आवश्यकता है, कि भाई कितने लोग उसमें अपनी जो पेड अप कैपिटल लगा रहे हैं, अपना एड्रेस दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अब सबसे इम्पोर्टेंट, आपने बिल्कुल सही सवाल कहा, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं, ऐसी बहुत सी मतलब एक पूरा ग्रुप है जो एक ही एड्रेस के ऊपर 12-12, 15-15 कंपनियां जो रजिस्टर्ड है। लेकिन हमारे ऐसा सिस्टम है नहीं कि अगर एक ही एड्रेस पे 12 कंपनी रजिस्टर्ड है तो उन पर कोई कार्रवाई हो सके कि 12 कंपनी कैसे रजिस्टर्ड है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था है नहीं पकड़ने की। जब कोई केस खुलता है तब पता लगता है कि जो एड्रेस दिया गया था वो एड्रेस भी फेक था। तो अभी कोई ऐसा कोई चेक एंड मतलब ऐसा कोई ट्रायल नहीं है, ऐसा कोई चेक नहीं है कि कंपनी रजिस्ट्रार ये रोक सके कि कंपनी जो बन रही है वो फेक कंपनी बन रही है और जो बनाने वाले लोग हैं वो फेक है। तो ये अभी थोड़ी समस्या हमारे कंपनी फॉर्मेशन पर है। फॉर्मेशन के बाद ऐसा कोई पावर नहीं है कि कंपनी बनाने से वो रोक सकता है। ये तो कब जब अपराध होता है, जब कंपनी लोग पकड़े तब पता लगता है कि कंपनी जो है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, जो सब लोग हैं वो सब फेक है। वह मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में हमारे अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषिपाल जी, अगला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि पीएमएलए अधिनियम के तहत जांच की प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, जैसे आपको बताया कि जो पीएमएलए अधिनियम है, जो एक्ट है, एक विशेष कानून है और इसके अंदर जो ईडी होती है, एनफोर्समेंट जो डायरेक्टर होता है, डायरेक्टरेट जो होता है, वही विशेष तौर पे जो है इसके अंदर जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है। हालांकि जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है, ये जो अपराध है, ये कोई अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट अपराध नहीं है। जैसे मान लीजिए कुछ स्मगलर पकड़ा गया, जब उसकी जांच हुई तब पता लगा कि वो मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे, या कोई माफिया पकड़ा गया, कोई एक्सटॉर्शन करने वाला पकड़ा गया। तो इसलिए क्या होता है, कई बार इसमें आईपीसी भी जुड़ा हुआ होता है। लेकिन अगर विशेष तौर पे जब ये कानून लाया गया है
तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो विशेष तौर पे इसकी कार्रवाई करते हैं, क्योंकि उसकी जो उसके ऑफिशियल्स होते हैं वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं इस बात को पता लगाने के लिए कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, जो पैसे का लेन देन, वो विशेष तौर पर उनका जो ध्यान होता है इसी पॉइंट पर होता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है जो वो सबसे ज्यादा ये देखता है कि भाई ये पैसे, जो प्रवर्तन निर्देशालय है उनके अधिकारी हैं, विशेष तौर पे उनकी यही ध्यान रहती है कि अगर अपराध हुआ, यानी आईपीसी का जो अपराध हुआ, अगर किसी ने मान लीजिए एनडीपीएस का कोई एक्ट किया है या एक्सटॉर्शन कर रहा है, एक्सटॉर्शन का केस तो बनेगा, उसके साथ साथ ये देखेंगे कि इससे पहले इस अपराधी ने और कितने पैसे जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग से कमाए। तो वो जो केस है, वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्या नाम है, ईडी के पास चली जाएगी। जी, फिर ईडी उसकी चार्जशीट जो है कोर्ट में दाखिल करेगा, सेशंस कोर्ट। जी। वहीं कानून में पेमेंट सिस्टम और पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर की भी बात की गई है, ये क्या होता है? देखिए, पेमेंट सिस्टम जब से डिजिटल इकोनॉमी आई है, तो डिजिटल इकोनॉमी में क्या है, पहले तो हमारे सिर्फ केवल बैंक ही वर्क करते थे, केवल चेक जाता था और पेमेंट मिलती थी, पेमेंट आती थी। आजकल क्या है, पेमेंट सिस्टम के बहुत सारे मोड हो गए हैं। अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए बाहर से जो मनी आती है वो सीधे आरबीआई अकाउंट के अंदर आती है, उसके बाद डिफरेंट नॉन बैंकिंग अकाउंट में आती है। तो आजकल जैसे गूगल पे हो गया, तो ये सिस्टम जो होगा जिससे कि अगर मान लीजिए कोई आदमी ऑर्डर करता है तो जो पेमेंट जो जाती है वो पेमेंट सिस्टम है। इस सिस्टम को अलग से एक बोर्ड है, वो पेमेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम को देखता है कि जो पेमेंट के ऑर्डर्स हो रहे हैं, डिमांड हो रही है, ये किस तरह से, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है कि जो कैश पेमेंट सिस्टम में तो जो मनी है वो सारी आपकी जो मनी है वो व्हाइट में है, पता लग रही है, लेकिन जो कैश का उसके साथ जो खप जा रहा है उसके अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो नॉन बैंकिंग कंपनीज है, विशेष तौर पे जो ऐसी कंपनीज है जो कि एज ए बैंक रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो भी बहुत बड़ा संसाधन है जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है। पेमेंट सिस्टम में यही देखा जाता है कि सिस्टम जो पेमेंट का हो रहा है किस तरह से हो रहा है, कि ये सिस्टम के तहत ऐसा तो नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो ब्लैक का मनी है वो खपाई जा रही है। तो अपना अपनी जो पूरा सिस्टम है, एक बोर्ड गवर्न करता है, उसके बाद आरबीआई है वो गवर्न करती है कि ये सिस्टम किस तरह से चल रहा है। जी। ऋषिपाल से आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग में जो अपराधी होते हैं, जो अपराधी पाए जाते हैं, जिन्होंने ये जुर्म किया होता है, उनके लिए क्या सजा या जुर्माने का प्रावधान है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो जुर्माने के तौर पे वो सारी संपत्ति, सबसे पहले तो जो मनी लॉन्ड्रिंग से की जो इन्वेस्टिगेशन चालू होती है, तो अपराधी के जितने अकाउंट होते हैं, न केवल उसके बल्कि उसके परिवार, जो नियरेस्ट जो उसके रिलेटिव होते हैं, कंपनी के सारे अकाउंट को सीज कर दिया जाता है। उसके बाद तफ्तीश के बाद जो है ये पता लगाया जाता है कि ये जो व्यक्ति है, इसने जो पैसा कमाया है, इससे कौन कौन सी संपत्ति या कौन कौन सी और चीजें इसने परचेज कर रखी है। तो वो जितनी भी संपत्ति है उन सबका ब्यौरा लिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट, सारा पैसा जब्त होता है और 3 साल से 5 साल तक की इसमें फिर सजा होती है। जी, तो तलाशी और जब्ती के दौरान अधिकारियों की क्या क्या शक्तियां होती हैं? देखिए, आईपीसी में जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी जिस तरीके से तफ्तीश तलाशी लेने आते हैं, उसकी अपेक्षा मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो ईडी होता है उसकी पावर्स बहुत ज्यादा होती है। वो किसी भी जो इवन किसी घर में प्रवेश कर सकते हैं, अगर वो बंद है तो उसको तोड़ सकते हैं, किसी भी लॉकर को खोल सकते हैं। उनको अगर जानकारी मिलती है कि मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो पैसा यहाँ छुपाया हुआ है, वो कहीं पर एंट्री करके और उसकी एक परफॉर्मा बना सकते हैं। और उनकी पावर जो है, सर्च की पावर आईपीसी में जो अधिकारी होते हैं उससे काफी ज्यादा होती है। जी, तो कितने दिनों के लिए जो संपत्ति होती है उसे जब्त किया जा सकता है या विभाग द्वारा संलग्न किया जा सकता है? देखिए, पहले जो संपत्ति होती है 3 महीने के लिए होती है। 3 महीने की संपत्ति जब उसे जब्त की जाती है, तो जो अपराधी को भी ये अधिकार होता है, वो कोर्ट के अंदर पिटीशन लगा सकता है, बता सकता है कि मान लीजिए 10 अकाउंट उसके सीज किए गए हैं, तो 10 अकाउंट में से वो कहता है 2 अकाउंट, 3 अकाउंट, 4 अकाउंट ये बिल्कुल मेरे जेन्युइन अकाउंट है, इनमें कोई भी पैसा जो है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड नहीं है। तो वो जिस अकाउंट में वो अपनी जो ट्रांजेक्शन को प्रूव करता जाता है, वो फिर दोबारा से जो फ्रीज हो गए हैं वो डीफ्रीज हो जाते हैं। और इवन के एक अकाउंट के अंदर मान लीजिए एक अकाउंट में 40 करोड़ रुपए की संपत्ति का लेन देन हुआ, लेकिन कुछ अमाउंट ऐसा है जिसका पूर्ण रूप से ब्यौरा है, तो वो भी अमाउंट जो है पुलिस जो कोर्ट छोड़ सकती है। जैसे कोई कंपनी है, किसी कंपनी में जो सैलरी दी जाती है उसका अकाउंट रखा गया उसके अंदर, तो वो कंपनी कह सकती है ठीक है, जो सैलरीड अकाउंट है, जो लोगों को सैलरी दी जा रही है, उसको हम रिलीज कर सकते हैं, वो पैसा जा सकता है उसके अंदर। जी,
इसके अलावा हम अक्सर ये भी देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग करने के बाद लोग विदेश भी भाग जाते हैं, तो ऐसे लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, सबसे ज़्यादा तो आपने सुना होगा लॉकआउट नोटिस होता है। एक लॉकआउट नोटिस उनके अगेंस्ट हो जाता है कि जितने भी हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं, अगर इंडिया से वो भाग रहे हैं तो लॉकआउट नोटिस के तहत उनको जानकारी हो जाती है कि किसी भी वो हमारे एयरपोर्ट से वो बाहर नहीं जा सकते हैं, या किसी भी जो हमारी बंदरगाह है वहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं। उनको जितनी भी एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है, उनको अधिकार होता है उनको डिटेन कर सकते हैं, और डिटेन जी करके वो फिर जो जानकार जो अथॉरिटी है वो उनकी कस्टडी है उनको सौंप देती है। फिर वो कंसर्न जो कोर्ट है वहाँ पर उनको लेके आते हैं। जी। और खोज या छापे के दौरान जो आरोपी शख्स होता है उसके क्या अधिकार होते हैं? देखिए, खोज और छापे के अंदर आरोपी के अधिकार तो यही है कि उसको ये बताया जा सके कि जिस अपराध में उसको गिरफ्तार किया गया है उसकी जानकारी हो। हालांकि जो ईडी से रिलेटेड जो पहले कंप्लेंट थी, पहले के दिनों में वो अपराधी को नहीं बताया जाता था, कि पूर्ण रूप से जानकारी नहीं दी जाती थी, क्योंकि बहुत बड़ी हुआ करती थी। हालांकि उस पर आज भी वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है कि किस तरह से जो उसकी ईएसआर जो होती है, उसकी एफआईआर जो होती है, शिकायत उसको मिलती है। लेकिन उसको अधिकार ये है कि जो भी चीज जब्त हो रही है उस पे जो पंचनामा होगा उस पे उसके साइन होंगे कि उसके घर से, उसके संस्थान से ये चीज जब्त हो रही है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जो ईडी से रिलेटेड जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो एक्ट है और बाकी जो एक्ट में ये अंतर ये है कि अगर अपराधी को अपराध को उसको पकड़ा जाता है और उसका स्टेटमेंट लिखा जाता है, जिसको हम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट बोलते हैं। अगर उसने मर्डर किया है तो जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ एडमिसिबल नहीं है जी आप उसके अगेंस्ट में नहीं पढ़ सकते। लेकिन ईडी के अंदर ये कानून है कि अगर वो जो डिस्क्लोजर देख रहा है, अपने स्टेटमेंट दे रहा है, वो उसके खिलाफ पढ़ी जा सकती है जब तक कि वो साबित ना कर दे, रिएक्ट ना कर दे कि भाई ये स्टेटमेंट जो है मुझसे गलत तरीके से ली गई है या किस तरीके से उसने उसको किया है। तो दोनों में ये प्रावधान है कि उसका अपना स्टेटमेंट भी उसके अगेंस्ट में पढ़ा जा सकता है इसमें। जी जी। क्या कोई शख्स हो जिसको पीएमएलए 2002 के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है? अगर हाँ, तो गिरफ्तारी के दौरान व्यक्तियों के अधिकार क्या होते हैं ऐसे में? देखिए, व्यक्तियों का अधिकार सबसे ज्यादा तो ये होते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसको जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट है उसके पास आपको पेश करना होता है। उसकी अगर कस्टडी अगर अधिकारी को लगती है, ईडी के जो अधिकारी है कि अभी उससे हमने और जांच करनी है और सबूत इससे निकालने हैं, तो कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर अंदर वो पेश करते हैं और उसकी फर्दर कस्टडी जो है वो कंसर्न मैजिस्ट्रेट से वो लेते हैं। वो 2 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, डिपेंड करता है जैसा भी केस है, और उसके बाद उस कस्टडी को फिर वो आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन 24 घंटे के अंदर उनको मजिस्ट्रेट सामने पेश करना होता है। जी जी। क्या पीएमएलए के तहत जांच अधिकारी के समक्ष दर्ज किया गया बयान कानून के तहत स्वीकार्य साक्ष्य है? यही तो जा रहा है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इवन एक मर्डर केस के अंदर जी अगर डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जो है, जो स्टेटमेंट दी जाती है, वो स्टेटमेंट अपराधी के अगेंस्ट में नहीं पढ़ी जा सकती, यानी इंडियन एविडेंस एक्ट में वो इनएडमिसिबल है। लेकिन वही जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके अंदर जो स्टेटमेंट दी है जी वो उसके अंदर उसके अगेंस्ट में पढ़ी जाती है। फर्क ये होता है कि आईपीसी में जो स्टेटमेंट है उसमें अगर उसने कोई रिकवरी नहीं कराई है तो उसके अगेंस्ट नहीं होगा। लेकिन ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसमें जब स्टेटमेंट कोई अपराधी देता है तो पुलिस जो ईडी के अफसर होते हैं उस स्टेटमेंट के आधार पर उससे रिकवरी करते हैं। वो रिकॉर्ड्स, वो चालान, वो कंपनीज के इंफॉर्मेशन, वो सारी की सारी जो एविडेंस है, वो सारा का सारा एविडेंस उसके अगेंस्ट पढ़ा जाता है। तो इसलिए इस एक्ट के अंदर जो स्टेटमेंट देना जो है एक अपराधी के तौर पे ज्यादा खतरनाक है, और उसके अगेंस्ट में इवन उसके अपने स्टेटमेंट के आधार पर उसको सजा भी हो सकती है। जी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋषिपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे दर्शकों को बहुत अहम जानकारी आपने दी। जाहिर तौर पर हमारे दर्शकों को काफी फायदा पहुंचेगा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी इस अहम जानकारी को लेकर। तो लीगल हेल्पलाइन के जरिए हम आपको तमाम अहम मुद्दों के बारे में बताते हैं, उनके कानूनी प्रावधान के बारे में बताते हैं। तो आज के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।